हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है सारे सीए स्टूडेंट्स? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। एंड इसी पढ़ाई को और मस्त बनाने के लिए मैं आ गया हूं आपके पास में। बढ़िया। देखिए सर, अपन कल कर रहे थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू सीए इंटर लॉ का सेकंड चैप्टर। एंड अपन ने इसमें कौन कौन सी चीजें कवर कर ली है, अपन एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। अपन ने एक तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन और कंपनी से रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए। प्रोमोटर एंड डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो भी थे अपन ने डिस्कस कर लिए। वन पर्सन कंपनी से रिलेटेड कर लिए। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल जो कंपनी है उससे रिलेटेड अपन ने डिस्कशन कर लिए, जो भी कंपनी का सेक्शन 8 था। अब इस चैप्टर में अपन के पास में चार चीजें बचती है। ठीक है, कौन सी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, होल्डिंग एंड सब्सिडरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कंपनी के डॉक्यूमेंट के साइनिंग से रिलेटेड कुछ सेक्शन एंड आई मतलब बोल सकते हैं कि डिस्कशन। ओके सर। अब देखिए, सबसे पहले तो मेन जो अपना डिस्कशन का आज का टॉपिक रहेगा वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, एमओए एंड एओए, जो कब से अपन इस चैप्टर में चलता आ रहा है। एमओए एओए एमओए एओए, सर हम तो पक गए इस एमओए एओ से, कितनी बार आया है। अब आज समय आ गया है जो अपन, जब अपन इस मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कंप्लीटली डिस्कशन पूरा करेंगे और इसका अंत करेंगे। अंत मीन्स इसको अपने अंतिम चरण पे पहुंचाएंगे अच्छे से। एक बार क्विकली गो थ्रू देख लेते हैं अपन ने कौन कौन से डिस्कशन कर लिए हैं। सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड डिस्कशन अपन ने कर लिया। प्रमोटर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन था वो अपन ने कर लिया। कंपनी के टाइप्स और कितने तरह की कंपनी फॉर्मेशन हो सकती है वो कर लिया अपन ने। वन पर्सन कंपनी से रिलेटेड जो जो टॉपिक का डिस्कशन था वो अपन ने कर लिया। एंड नॉमी नॉमिनी कम ओपीसी का नॉमिनी था, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन था वो भी अपन ने कर लिया। और कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन क्या क्या प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा वो अपन ने डिस्कशन कर लिया। एप्लीकेशन फाइल करने से लेके लास्ट में कंपनी का नाम हटाने तक का जो भी प्रोसेस था वो अपन ने सारा डिस्कशन कर लिया। उसके बाद में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेंबर की लाइबिलिटी भले ही एज पर कंपनी के टाइप पे लिमिटेड हो पर लेकिन अनलिमिटेड हो जाएगी एक केस में। उसके बाद में अपन ने सेक्शन 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी का डिस्कशन कर लिया कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और क्या क्या अपन को फॉलो करना होता है। और अगर सेक्शन 8 कंपनी को टाइप ऑफ कंपनी से दूसरे टाइप ऑफ कंपनी में अपना कन्वर्जन करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है। बढ़िया सर। उसके बाद में अपन ने लाइसेंस रिवोकेशन का पढ़ लिया कि सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक कैसे होता है। उसके बाद में कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या क्या चीजें होती है एंड किन किन चीजों पे काम किया जाता है वो अपन ने देख लिया। अब बिजनेस का कमेंसमेंट सेक्शन 10 है, उसका पढ़ लिया कि एक कंपनी जो कमेंसमेंट ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 2019 एंड शेयर कैपिटल है वो, मतलब इसको बोल सकते हैं कि कोई डमी कंपनी एस्टेब्लिश करके कोई ऐरा गैरा काम नहीं करे, इससे रिलेटेड एक सेक्शन इन्होंने ऐड करा है वो अपन ने पढ़ लिया। अब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड अपन ने सारा डिस्कशन कर लिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसका एड्रेस और सब कुछ फिजिकल होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, वहां पे कोई लेने वाला होना चाहिए। एंड उसका 30 दिन के अंदर कम से कम उसको वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। अब कंपनी की लेबलिंग, कंपनी का नाम, कंपनी का नेम बोर्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होना चाहिए वो अपन ने डिस्कशन कर लिया। कंपनी का नाम, उसकी डिटेल कौन कौन सी जगह पे अपन को मेंशन करना रिक्वायर्ड है वो डिस्कशन कर लिया। उसके बाद में
अपन ने क्या डिस्कस किया, रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज कहाँ कहाँ कैसे कैसे, विद इन ए सिटी, विद इन ए स्टेट हो गया, और अनदर स्टेट हो गया, या फिर रजिस्ट्रार उसका चेंज हुआ। एंड अपन ने एक टॉपिक और इससे नीचे डिस्कशन किया था, वो है, कौन सा किया अपन ने, नहीं इतना ही किया अपन ने। इसके बाद में प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो आज अपन को देखिए कौन कौन सी चीजें डिस्कशन में आएगी जो कब से अपने हर टॉपिक के बीच में ना कढ़ाई बैठी है। कौन सा टॉपिक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट। उसमें अपन बहुत सारी बातें पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और आपके लिए जानना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप इसका बेसिक समझोगे तभी जाके आपका पूरा चैप्टर है वो आप अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, सेक्शन 5 आर्टिकल्स। उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अच्छा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद में आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन, फेरबदल करना है वो कैसे होगा, सेक्शन 14 बताएगा। उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन को की कॉपी कैसे निकाल के रखनी है उसका डिस्कशन एक अलग छोटा सा एक सेक्शन है उसमें करेंगे। कंपनी के नाम में रेक्टिफिकेशन करना है वो कैसे, एंड कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है उनका कन्वर्जन, सब्सिडरी नॉट टू हेल्ड, मैंने बताया था सब्सिडरी और होल्डिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक सेक्शन है, सेक्शन 19 छोटा सा ही है। एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सेक्शन 20। ज्यादा कुछ नहीं है, इजीली अपन इसको करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन कहाँ पे, अपने टॉपिक पे। सबसे पहला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन एक काम करते हैं, एमओए एओ के पहले अपन एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। आई थिंक ये टॉपिक मैंने कल डिस्कशन एज ए चार्ट में करवाया था। हैव टू ओवरराइड मेमोरेंडम, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ, ठीक है ठीक है, चेंज इन द ऑब्जेक्ट, हु कैन मेक द चेंज, कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी बाय ऑल्ट्रेशन, ये सब सब्सिडरी। नहीं, एक काम करते हैं अपन एमओए से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो सेक्शन है वो इनसे रिलेटेड ही है। जो ये समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो सर, कंपनी का जो सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के दो तरह के डॉक्यूमेंट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कौन कौन से हैं दो, एमओए एओए, जिसका शॉर्ट वर्ड है। ओके, अब व्हाट यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अच्छे से ध्यान से अपन इसको कवर करेंगे। देखो, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको एलिब्रेट करके अच्छे से एग्जांपल में इसको समझेंगे। अगर आपके पास में नोट्स हैं, ये नोट्स मैंने टेलीग्राम के अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, और जो वीडियो है उसके नीचे लिंक है दे रखा टेलीग्राम का, वहां पे जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल के पढ़ो तो अच्छा बात है। अगर आपके पास में कोई और भी नोट्स है, या फिर आप यहाँ से अगर नोट्स ऑटोमेटिकली खुद के हाथ से बनाना चाहते हो तो आपकी इच्छा, आप आराम से कर सकते हो। देखो सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या बोल रहा है ये सेक्शन 4, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन के लिए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, हैंस कंसिडर्ड एज चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंपनी का चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये ध्यान रखना, ये चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, ना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी
with outsiders because it enables all those who deals with the company to know what its power are and what activities it can engage in। एक मेमोरेंडम है वो एक कंपनी का एक चार्टर है और एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है आपका आपकी कंपनी के साथ में जो आउटसाइडर्स है, जो भी आपके डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, जो आपके शेयर होल्डर्स हो गए, उसके साथ में आपका रिलेशनशिप क्या होगा और वो आपकी कंपनी के बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताएगा। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी चीजें आती है? मेमोरेंडम शेल कंटेन कौन कौन सी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती है? सबसे पहली जो चीज है नेम क्लोज, इसको एक एक डिटेल डिस्कशन में डाला हुआ है। सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आती है? नेम क्लोज, नेम मीन्स कंपनी के नाम के बारे में सारा का सारा क्लोज है आपके कंपनी के एमओए में। उसके बाद में सिचुएशन मीन्स कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे रिलेटेड डिस्कशन है। उसके बाद में कंपनी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके बाद में लाइबिलिटी का क्लोज, कंपनी के कैपिटल का क्लोज, कंपनी के एसोसिएशन क्लोज या फिर सब्सक्रिप्शन क्लोज, शेयर कैपिटल से रिलेटेड ही ये टॉपिक है, एंड नॉमिनेशन क्लोज एप्लीकेबल ओपीसी के केस में। एक ओपीसी का जो एमओए होता है उसमें नॉमिनी का क्लोज भी होता है। अपन ने जब ओपीसी पढ़ा था तब अपन ने खाली एक नॉमिनी से रिलेटेड जो भी कुछ सेक्शन से रिलेटेड डिस्कशन था वो अपन ने करा था, बट अब एमओए के अंदर सारा का सारा हर कंपनी के डॉक्यूमेंट का डिस्कशन करेंगे। अब एक एक करके अपन क्लोज पे आते हैं कि कंपनी के मेमोरेंडम में कौन कौन से क्लोज होते हैं। सबसे पहले तो वापस देख लो मेमोरेंडम क्या होता है कंपनी का। एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का या तो चार्टर कहा जाता है या फिर कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये कंपनी के किस चीज के बारे में बताता है कि आपके बारे में आउटसाइडर ऑफ द कंपनी, आउटसाइड वर्ल्ड आपकी कंपनी के बारे में क्या क्या जानता है और आपके मेमोरेंडम को देख के क्या जानेगा। और इसमें कितने क्लोज है? नेम क्लोज, सिचुएशन मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लोज है, ऑब्जेक्ट का क्लोज है, लाइबिलिटी का क्लोज है, कैपिटल का क्लोज है, सब्सक्रिप्शन का क्लोज है और नॉमिनेशन का क्लोज है। सबसे पहले क्लोज पे अपन डिस्कशन में आते हैं, नेम क्लोज। कंपनी का नाम, नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सिंपल सी बात ये बता रहा है कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, मींस अगर आपकी कंपनी के पीछे लिमिटेड लगा है, इट मींस वो पब्लिक कंपनी है। एंड कंपनी के अगर नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा है तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मींस अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो उसके पीछे आपको प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना है। एंड अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो उसके आगे आपको लिमिटेड नहीं लगाना है। ठीक है, आपका जो टाइप ऑफ कंपनी है वही आपको लगाना है। ये आपका नेम क्लोज बताता है। और सेक्शन 8 कंपनी में ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि देखो डायरेक्टली ये सेक्शन 8 बोलता है कि आपकी जो सेक्शन 8 कंपनी होगी वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी। तो आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप एक पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो। In case of the specified IFSC public company and IFSC private company, name shall have the suffix International Financial Service Company और IFSC। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप एक स्पेसिफाइड IFSC हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो, तो आपके नाम के आगे IFSC लगा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब क्या बोल रहा है, अब आते हैं अपन कंपनी के नाम से रिलेटेड जो जो डिटेल डिस्कशन है वो अच्छे से अपन समझेंगे एक एक करके। क्लोज में क्या होता है वो तो आपने देख लिया। अब कंपनी का नामकरण कैसे होता है उसका भी एक प्रोसेस है, वो अपन देखेंगे। ए पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन, मतलब एक आदमी है वो किसको अप्लाई कर सकता है? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को कौन से फॉर्म में? फॉर्म INC 32 में, फॉर रिजर्वेशन ऑफ द नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन एज नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी। कि रजिस्ट्रार को, आरओसी को क्या एप्लीकेशन देगा कि मैं मेरी कंपनी का नामकरण करना चाहता हूं, तो कृपया करके आप मेरी एप्लीकेशन स्वीकार करें और मेरी कंपनी का नामकरण करें, आरओसी पंडित जी।
एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन द नेम ऑफ द चेंजिंग नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, या ये तो ऊपर वाली बात हो गई जब आप एक न्यू कंपनी हो और आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी करना है। बट अभी बात कर रहे हैं अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी हो, आप ऑलरेडी एक कंपनी हो लेकिन आपका नया नामकरण करना है, तो वो कैसे होगा? ए पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन यूजिंग वेब सर्विस RU1 रिजर्व यूनिक नेम along with the fees टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन, की जो एप्लीकेशन में नाम है उसका हमें रजिस्ट्रेशन दो, एज द नेम टू विच द कंपनी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, कि मेरा अभी ये नाम है और मेरे को इस नाम से अपनी कंपनी का नाम चेंज करवाना है। वो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो एप्लीकेशन किससे होगी? वेब सर्विस RUN रिजर्व यूनिक नेम। Resubmission shall be allowed within 15 days for the rectification of the defect। अगर आपको लगता है कि मैंने जो नाम का एप्लीकेशन ROC को दिया है उसमें कुछ गड़बड़ है, मेरे को लगता है कि इसमें अभी आपका मन बदल गया कि इसका नाम ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो आप एक काम करो, जब आपने एप्लीकेशन दी उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आप एक काम करो, एप्लीकेशन को रीसबमिट कर दो, तो आपका वो कंसिडर हो जाएगा। सिंपल। रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द नेम्स एंड यूज ऑफ द वर्ड एंड एक्सप्रेशन देयर टू। अब देखो, कंपनी का नाम है, वो आप ऐसा तो है नहीं जो आपके मन में आया वो आपने रख दिया, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है, एज पर कंपनीज एक्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जो आपके मन में आया वो आपने नाम रख दिया, ये ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, और आप पब्लिक से डील करना पड़ेगा, आउटसाइडर से डील करना पड़ेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी? नेम मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट बी। आपका जो नाम है मेमोरेंडम में वो कैसा नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है। आइडेंटिकल with or reassemble too nearly to the name of the existing company registered under this act or any previous company law। ये बोल रहा है कि आपका कंपनी का नाम है, वो नाम किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता या फिर बहुत ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए। मान लो एक कंपनी का नाम है डाबर लिमिटेड और अब आपने अपनी कंपनी का नाम एप्लीकेशन दी है बाबर लिमिटेड, तो ये आइडेंटिकल लग रहा है डाबर और बाबर लिमिटेड, एंड रिसेंबल टू नियरली, मतलब एक जैसा लग रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ नाम रखना है अपनी कंपनी का तो कुछ यूनिक नाम। HUL है, आपने रख दिया UHL, ऐसा नहीं चलेगा। सच यूज ऑफ विच बाय द कंपनी विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी नाम आप नहीं रखोगे जो किसी भी भारत के कानून में एक ऑफेंस हो। ऑफेंस मीन अपराध हो। मान लो आपने अपनी कंपनी का नाम रखा सर तन से जुदा लिमिटेड, तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि इस कंपनी का नाम क्या है, आपके कानून के अंडर एक अपराध दर्शाता है, ये ऑफेंस रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए ऐसा नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि एक जैसा नाम नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। डाबर लिमिटेड है, आपने बाबर लिमिटेड कर दिया। HUL है, आपने UHL कर दिया, या फिर रिलायंस है, आपने अलायंस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सेकंड, आपका नाम है वो भारत के कोई भी मींस इंडियन कानून में या फिर इंडियन लीगल सिस्टम के या आपके जहां पे रह रहे हो आप वहां का ऑफेंस रिलेटेड ऑफेंस नहीं होना चाहिए। आपका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऑफेंस रिप्रेजेंट करता है, कोई अपराध रिप्रेजेंट करता है। मान लो आपने अपनी कंपनी का नाम रखा सर तन से जुदा लिमिटेड, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपका कुछ रीजनेबल नाम होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलता है? सच यूज ऑफ विच बाय द कंपनी इज द undesirable in the opinion of the central government unless the previous approval of the central government has been obtained, a company shall not to registered with that time that name। ये बोल रहा है कि आपको ऐसा कोई भी नाम नहीं रखना चाहिए या नहीं रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये नाम आपका
कंपनी का नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो यही नाम रखूंगा, तो आप एक काम करो, पहले अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो उस नाम को रखने के लिए। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, विच कंटेन एनी वर्ड, जो ऐसा शब्द उसमें आ रहा है, वर्ड आ रहा है या फिर एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें, लाइकली टू गिव द इंप्रेशन दैट द कंपनी इज एनी वे कनेक्टेड विद हैविंग द patronage of central government, state government, local authority, corporation or body constitution by the central government or any state government under any law for the time being in force। ये बोल रहा है पॉइंट कि आपके कंपनी का नाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो ये रिप्रेजेंट करता हो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी के साथ में आप मिले जुले हुए हो। ऐसा कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल मान लो आपने अपनी कंपनी का नाम रख दिया ग्राम पंचायत सर्विसेज लिमिटेड, समझ गए, या फिर आपने रख दिया म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन सर्विसेज लिमिटेड, तो ऐसा कोई भी नाम कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि कोई भी ये देख के सोचे कि इस कंपनी का एसोसिएशन किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, विच इंक्लूड, जिसमें क्या हो, ऐसा कोई वर्ड या एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर कौन कौन से नाम आए, बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी, विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड द लाइक, म्युनिसिपल, जैसे अभी मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशन फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी, सॉरी, स्टैट्यूटरी, कोर्ट और जुडिशरी, गवर्नर, ब्यूरो एंड द यूज ऑफ द वर्ड स्कीम विद द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट। अब बहुत लंबा पॉइंट है, मतलब आप सीधा ही समझो कि ऐसा कोई भी नाम नहीं आना चाहिए जो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी आगे लगा रही है, या फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम के आगे लग रहा है, या फिर गवर्नमेंट की कोई जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके आगे लगा हुआ है और वो नाम आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अपन ने कौन कौन से नाम, कौन कौन सी पॉइंट पढ़े कि उसमें आपकी कंपनी के नाम में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो क्या, किसी और कंपनी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपका नाम डाबर बाबर। सेकंड क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो आपका कंपनी का नाम है वो कोई ऑफेंस रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कि सर तन से जुदा, एसोसिएट या लिमिटेड, ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा नाम आपका कंपनी का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर भी अगर आपको ये नाम रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट बोलता है कि आपका कंपनी का नाम ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो ये रिप्रेजेंट करता हो कि आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में मिलकर काम कर रहे हो, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सर्विस लिमिटेड, आप काम प्राइवेट कर रहे हो लेकिन आपने अपने कंपनी का नाम ऐसा रखा है कि लोगों को ये लग रहा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स या गवर्नमेंट अथॉरिटी अपने अपने कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के आगे लगा रहा है या स्कीम के आगे लगा रहा है, या खुद का या फिर नाम है, कोई भी उनकी पोजीशन है, वो नाम आप लगा रहे हो तो ये अलाउड नहीं है। 5 चीजें हैं जो आपको कंपनी के नामकरण के टाइम पे ध्यान में रखनी होगी। अब रिजर्वेशन ऑफ नाम आपका कैसा होगा, कैसे होगा ये रिजर्वेशन ऑफ नेम, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार को आपके एप्लीकेशन रिसीव हुई, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन and document furnished along with the application, reserve the name for a period of 20 days from the date of approval or such period। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपने एप्लीकेशन दी, अब वो क्या करेगा, एक बार 20 दिनों के लिए टेम्पररीली आपका नाम रजिस्टर कर देगा। उसके बाद क्या होगा, provided that in case of an application for the reservation of the name or for the change of its name by the existing company, the registrar may reserve the name for the period of the 60 days from the date of the approval। लेकिन अब क्या, प्रोवाइडेड दैट,
इसके साथ में अगर क्या हुआ, कोई एप्लीकेशन आई रिजर्वेशन ऑफ द नेम की या फिर अपने नाम को चेंज करने के लिए, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, 60 दिनों के लिए उसके नाम को फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, कौन किसका अप्रूवल, अपनी कंपनी का, कंपनी के खुद का अप्रूवल जो आया है उससे 60 दिनों तक के लिए उस कंपनी का नाम रजिस्टर कर सकती है। ये जो सेकंड पॉइंट है उसको आप देखना, ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये बात कर, ऊपर जो अपन ने बात करी वो बात कर रहा है न्यू कंपनी के लिए, और जो नीचे बात हो रही है वो बात हो रही है एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। अब क्या बोल रहा है, वाइल अलोकेटिंग नेम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कंसर्न शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर to ensure that the name are not in contravention of the provision of the Emblems and Names Act 1950। ये कोई एक्ट है, आपको इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज नेसेसरी दैट द रजिस्ट्रार आर फुल्ली फेमिलियर विद द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट। ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक रजिस्ट्रार जब नाम रजिस्टर करेगा तो उसको इस एक्ट की पूरे के पूरे प्रोविजन ध्यान में रख के नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये माना जाएगा कि एटलीस्ट उसको इसके प्रोविजन पता है नाम रजिस्टर करने के टाइम पे। बाद में अगर रजिस्ट्रार ने मान लो नाम रजिस्टर गलत कर दिया या फिर उसने प्रोविजन ध्यान में नहीं रखे और बाद में वो बोले कि नहीं नहीं ये तो मैंने प्रोविजन, ये एक्ट तो कब आया कब गया मेरे को तो पता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल होगा। Second point, application for the extension of the reservation of the name under Rule 9A of the Companies Rules 2014 can be made before expiry of the 20 days। कि अगर आपको क्या करना है, आपके कंपनी के रिजर्वेशन, नाम के रिजर्वेशन के लिए अगर आपको एप्लीकेशन देनी है तो उसका, उसकी एक टाइम लिमिट है, लेकिन आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। और अगर आपको और 20 दिन का टाइम लेना है तो आपको कम से कम 1,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, जो कि 2,000 रुपए तक की हो सकती है अगले और 20 दिनों के लिए। या फिर फॉर अनदर, अगर आपको 40 दिन की एक साथ में अप्रूवल लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3,000 की फीस का पेमेंट करना होगा। अब देखो, ये तो बात हो गई रिजर्वेशन की। अब बात करते हैं जो नाम है उसका कैंसिलेशन के लिए क्या प्रोसेस है। Where after reservation of the name, it is found that the name was applied by the furnishing wrong or incorrect information। जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ थी, कुछ झोल था, आपको गलत चीजें बताई गई कंपनी का नाम रजिस्टर करते टाइम में। देन if the company has been incorporated, the reserved name shall be cancelled and the person who made the application shall be liable to penalty which may extend to rupees 1 lakh। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, डिफॉल्ट हुआ कि कंपनी का नाम जो रजिस्टर हुआ वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट के बेस पे हुआ, तो जो पर्सन ने एप्लीकेशन करी थी रजिस्ट्रार को नाम रजिस्टर करने के लिए, उस पे 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। इफ द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, ऊपर बात करी थी कि अगर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, लेकिन सेकंड बात कर रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, द रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, आफ्टर गिविंग द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको पहले एक सुनने का मौका दिया जाएगा। ईदर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, कि आप एक काम करो अपने आप से ही अपना नाम चेंज कर लो, हमें एप्लीकेशन दे दो विद इन द पीरियड ऑफ द 3 मंथ्स, आपके पास में 3 महीने का टाइम है, खुद से ही अपना नाम चेंज कर लो। आफ्टर पासिंग ए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अपनी कंपनी का एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और अपनी कंपनी का नाम 3 महीने के अंदर अंदर चेंज कराओ। या फिर वो क्या करेगा, टेक एक्शन फॉर द स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का नाम है वो अपने रजिस्टर ऑफ कंपनी से उड़ा देगा। और क्या कर सकता है, मेक ए पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का वाउंड अप भी कर सकता है कौन, रजिस्ट्रार। देखो, नेम क्लोज में एक बार वापस अपन आ जाते हैं क्या क्या चीजें पड़ी। नेम क्लोज ये बोलता है कि आपका कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। लिमिटेड, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो आपको लिमिटेड लगाना है, प्राइवेट है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन, अब आपको क्या करना पड़ेगा,
आपकी कंपनी को फॉर्म INC 32 में रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमारा नाम रजिस्टर करो। और अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और आपको अगर नाम चेंज करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसके थ्रू, वेब सर्विस रन के थ्रू, वेब सर्विस रन रिजर्व यूनिक नेम के थ्रू आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको, आपको लग रहा है कुछ मेरे को और नाम रखना है तो आप उसको एप्लीकेशन अलग से दे सकते हो। और कौन कौन सी चीजें, आपको 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं एक नाम, कंपनी का नाम रजिस्टर करते टाइम में। और कंपनी का नाम रजिस्टर कैसे होगा, रजिस्ट्रार एक कंपनी का नाम कैसे रजिस्टर करेगा, उस टाइम में उसको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, उससे रिलेटेड प्रोविजन है। और अगर आपकी कंपनी या तो इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर हो गई है तो उस टाइम में उसका नाम है वो कैसे कैंसिल हो सकता है, ये रजिस्ट्रार कर सकता है। अब देखो, नेम क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्लोज है सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज, सिचुएशन क्लॉज का मतलब होता है मीन जहां पे आपके कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है, जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसको बोलते हैं सिचुएशन क्लॉज। उससे रिलेटेड है, क्या बोल रहा है ये, द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शेल मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट। आपके कंपनी का मेमोरेंडम क्या क्या मेंशन करेगा, उस मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। क्या कि आपके कंपनी का मेमोरेंडम स्टेट का नाम मेंशन करेगा कि कहां आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा, प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड, कहां होगा आपका ऑफिस। द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। अपन ने कल एक टॉपिक पढ़ा था रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो सेम पॉइंट्स है वो यहाँ पे वापस एक बार बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ, किसके पर्सपेक्टिव से, एस्टेब्लिशिंग द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी का डोमिसाइल क्या है, आपकी कंपनी की नेशनलिटी क्या है, कहां से बिलोंग करती है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग ज्यूरिसडिक्शन, कि उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कहां पे उसका एरिया लगेगा, इन द कंटेक्स्ट टू कंप्लाइंस फॉर, किसके लिए कि आपका ज्यूरिसडिक्शन आरओसी के लिए या फिर आरडी के लिए कौन सा है, जुडिशियल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, टैक्सेशन के से रिलेटेड या फिर कोई भी पर्पस से रिलेटेड वो ऑफिस आपका काम आएगा। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी नेशनलिटी डिसाइड करेगा, आपके टैक्सेशन से रिलेटेड कौन सा टैक्स डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन, कौन सा ऑफिस आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मान लो अगर एक कोई कंपनी होती है तो उसका एक जुरिस्डिक्शन होता है, कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर की कोई भी कंप्लाइंस अगर होगी तो आपको उसी ऑफिस में जाना पड़ेगा जहां पे आपका जुरिस्डिक्शन है। आप और कहीं पे जाके अपनी कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जीएसटी डिपार्टमेंट की या फिर किसी भी तरह की कोई भी अपना काम करोगे तो और किसी जुरिस्डिक्शन का ऑफिस वहां पे आपका काम नहीं करेगा, खाली वही करेगा जहां पे आपकी कंपनी सिचुएटेड है। प्लेस एट विच द कंपनी स्टेट्यूटरी बुक्स मस्ट नॉर्मली बी केप्ट। आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये टॉपिक पढ़ेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का सिचुएशन जानना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ रखे गए हैं या कहाँ रखे जाएंगे। एक्ट एज द एड्रेस टू विच द नोटिस और अदर कम्युनिकेशन कैन बी सेंड। मतलब कौन सी जगह है जहाँ पे सारे के सारे नोटिस या अगर आपकी कंपनी को कोई कम्युनिकेशन देना है तो हम वहां पे जा सकते हैं। एक कंपनी सेल विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, अपने इनकॉर्पोरेशन से 30 दिनों के अंदर या फिर उसके बाद में, रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग द एक्नॉलेजिंग द ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस टू इट। क्या करना पड़ेगा कंपनी को, अपने विद इन 30 दिन इनकॉर्पोरेशन होने के विद इन 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना ऑफिस खोल के स्टार्ट करना पड़ेगा जहां पे वो सारे के सारे कम्युनिकेशन रिसीव करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। अब देखो, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर एमसीक्यू आते हैं या फिर आपको
आईसीआई आपको घुमाता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, पहले पढ़ते हैं फिर इसको एलोबरेट करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शेल स्टेट, इसका नाम क्या है टॉपिक का? ऑब्जेक्ट क्लोज एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया क्या, नेम क्लोज, नाम के टाइम पे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपन ने सिचुएशन क्लॉज पढ़ा, छोटा सा ही क्लॉज है कि उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट उसके बाद में अपना जो क्लॉज है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी के उद्देश्य क्या क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट है, क्लॉज है। क्या बोल रहा है, इसको हमने एक सेकेंड तो ब्लैक करेंगे कैसे। हम्म, जो ऊपर क्लॉज है उसको सर्कल में डाल रखा है तो अपन इसको भी सर्कल में डाल देंगे। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब ये सर डॉक्ट्रिन ऑफ कोरोना वायरस क्या है, नहीं ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है। क्या बोल रहा है ये, memorandum of a company shall state the object of for which the company is proposed to be incorporated and the matter considered necessary in the furtherance thereof। एक कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए कि कंपनी किस उद्देश्य को लेकर आई है अस्तित्व में, किस उद्देश्य को लेके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो इसमें जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी दिमाग में आया और आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। आपकी कंपनी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ए कंपनी कांट डिपार्ट अवे टू डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड इट ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, and if any act done beyond that will be ultra virus and void, same can't be ratified even by the assent of whole body of the shareholder। क्या बोला इसने, ये बोल रहा है कि एक कंपनी के ऑब्जेक्ट, कंपनी की नींव होती है कि कंपनी किस चीज के लिए इनकॉर्पोरेट हुई, एंड एक कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती, उससे ऊपर नहीं जा सकती कि उसके ऑब्जेक्ट है। अपन ने कल सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में पढ़ा कि उसमें चैरिटेबल रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब वो चाहे कि मैं एक काम करता हूं, मैं कपड़े की जो ट्रेडिंग है वो करूंगा, सेल एंड परचेज करूंगा, तो क्या ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में आता है? नहीं। इसलिए एक कंपनी के ऑब्जेक्ट जानना इसलिए जरूरी है कि उसका एक स्कोप, उसका एक बाउंड्रीज मेंशन हो जाए, बाउंड्री में आ जाए कि इससे रिलेटेड ये काम करेगा, इससे आगे ये कुछ नहीं करेगा। और अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट से परे जाके काम किया, अपने ऑब्जेक्ट से ऊपर जाके काम करा, तो वो क्या माना जाएगा, वो नल वॉइड अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, वॉइड, वॉइड मतलब वो रद्द माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, उसको अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। एंड जिसको कौन सही नहीं कर सकता, इवन बाय द असेंट ऑफ होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर। अगर सारे शेयर होल्डर मिलके भी अगर उसको बोले कि नहीं अब कोई ना, अब कर लिया तो कर लिया, हम इसके लिए आपको रेटिफाई करते हैं, हम इसके लिए आपको अब माफ करते हैं, तो भी वो माना जाएगा कि ये आपने गलत किया है, आपने कंपनी के ऑब्जेक्ट उद्देश्य के खिलाफ जाके काम करा है। इसमें शेयर होल्डर भी आपका कुछ नहीं कर सकते। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो नोट्स आपको इसमें दे रखे हैं, कौन कौन सी बातें हैं। Act ultra virus to the authority of the director may be ratified by the company. Article provide the regulations inside scope established by the MOA. Hence, act beyond ultra virus. The articles can be ratified by the shareholder provided the relevant provision are not beyond the memorandum। ये बोल रहा है कि अगर आपके जो डायरेक्टर्स है, ठीक है, कोई भी कंपनी ने कोई भी ऐसा एक्ट किया
जो किसके स्कोप में आता है, जो डायरेक्टर्स के स्कोप में आता है। ऐसा कोई काम था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही स्कोप में आ रहा है, जो उनसे रिलेटेड ही काम है। मान लो कोई अप्रूवल, कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि एक सिटी से दूसरी, एक विद इन ए सिटी अगर अपन को ऑफिस क्या करना है, चेंज करना है, कि इस गली से अगली गली में आपको ऑफिस चेंज करना है, सिटी सेम ही है, तो वहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है। ओके। अब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, कंपनी के क्लोज में बोला हुआ है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा इन इन चीजों के लिए। तो ये किससे रिलेटेड है, ये बोर्ड रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर बोर्ड से कुछ भी गलती हुई तो उसको क्या कर सकता है, कंपनी उसको माफ कर सकता है, उसको रेटिफाई कर सकता है। एंड आर्टिकल क्या प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन इनसाइड स्कोप एस्टेब्लिश बाय द एमओए, या फिर आपके एमओए मेमोरेंडम में ही कुछ ऐसे चीजें हैं, रेगुलेशन हैं। हेंस एक्ट बियॉन्ड द आर्टिकल्स, कि आपने अगर आर्टिकल से इन इन चीजों में आर्टिकल से परे जाके भी काम किया तो आपको रेटिफाई किया जा सकता है। तो क्या हो सकता है, आपको शेयर होल्डर्स आपके कार्य को सुधार सकते हैं, आपके काम को रेटिफाई कर सकते हैं। बढ़िया। कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर प्रोवाइडेड द रिलेवेंट प्रोविजन आर नॉट बियॉन्ड द, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो आपके कंपनी के मेमोरेंडम के भी परे जाए। मतलब जो चीजें लिखी है वो उसके मेमोरेंडम के अंदर ही होनी चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्कोप में है तो कंपनी सही कर सकती है, शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्कोप में नहीं है, लेकिन एमओए में कहीं ऐसा स्कोप है, कहीं ऐसी जगह है कि इसको रेटिफाई शेयर होल्डर कर सकते हैं, तो उसको रेटिफाई शेयर होल्डर इजीली कर देंगे। लेकिन अगर वो आपके कंपनी के मेमोरेंडम से भी परे जा रहा है ऐसा काम, तो आपके शेयर होल्डर भी उसमें कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट नोट क्या बोल रहा है, memorandum of the company can be altered to widen the scope of the object, but such alteration shall have the prospective effect only, not the retrospective. Hence an act once ultra virus remains so ever. अच्छा, इसको एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको। मान लो ये ब्लैक कलर, मान लो मान लो कंपनी का एक डायरेक्टर है, उसने क्या किया, जो सेक्शन 8 कंपनी का था, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सेक्शन 8 कंपनी का। सेक्शन 8 कंपनी के डायरेक्टर ने क्या किया, चलो सेक्शन 8 में हटाता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि सेक्शन 8 क्यों ले रहे हैं। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर था, उसने क्या किया, एक ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जो क्या था, बियॉन्ड दी बियॉन्ड दी मेमोरेंडम, या फिर बियॉन्ड दी मेमोरेंडम नहीं, बियॉन्ड दी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड था। कोई भी ज्यादा अपन स्पेसिफिक प्रोविजन में नहीं जाएंगे वरना कंफ्यूजन होगी। कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ था या बियॉन्ड उसके खिलाफ था। अब डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, उन्होंने क्या सोचा, अपन एक काम करते हैं, गलती तो अपन ने कर दी, अपन एक काम करते हैं, कंपनी के जो मेमोरेंडम है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जिसके कंपनी के जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसमें अपन एक काम करते हैं, एक क्लॉज ऐड कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, एक कंपनी का उद्देश्य ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अपन फ्री हो जाएंगे कि अपन ने जो ट्रांजैक्शन किया वो लीगल है। जो क्या करेगा, मेक ट्रांजैक्शन लीगल। अब इसने क्या किया कि ऐसा कोई प्रोविजन लाओ जो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो, रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो।
और मेरी पीछे के जो मैंने पाप करा है उसको साफ कर दे। तो आप बताओ, क्या ये जस्टिफाइड है? कंपनी के डायरेक्टर ने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जो कंपनी के खिलाफ है, लेकिन अपने फायदे के लिए उन्होंने क्या किया, बोल रहे हैं कि कंपनी के मेमोरेंडम मेन जो क्लॉज है वही है, उसमें काम करो, ऐसा कोई क्लॉज ऐड कर दो, उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड कर दो जिससे क्या हो, मैंने जो पाप करा है, मैंने जो ट्रांजैक्शन करा है वो रेट्रोस्पेक्टिवली हो जाए कि अच्छा कंपनी के डायरेक्टर ये काम कर सकते हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली वो एप्लीकेबल हो। अपन ने आज उसको मेमोरेंडम को चेंज कर रहे हैं, उसको ऑल्टर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डाल के, लेकिन आपने वो जो ट्रांजैक्शन करा था वो करा है आज से 10 दिन पहले। तो क्या ये लीगल माना जाएगा या फिर क्या ये जस्टिफाइड माना जाता है? तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचो, तो अगर आपने कुछ कर दिया है तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली उसको सही नहीं कर सकते। इसलिए इस लूप होल को खत्म करने के लिए क्या बोल रही है कंपनीज एक्ट कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम करा है या कोई भी आप ऑब्जेक्ट में फेर बदल कर रहे हो कंपनी के, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, पीछे से एप्लीकेबल होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने अगर आज ये क्लोज डाला है अपने ऑब्जेक्ट्स में, अपनी कंपनी में इतने बजे से, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आज से ही एप्लीकेबल होगा, आज से ही ये माना जाएगा कि कंपनी इस ऑब्जेक्ट पे काम कर सकती है। इसलिए इसको लूप होल को खत्म करने के लिए कंपनीज एक्ट ने ये पॉइंट डाला है। समझ आया ये? अब सेक्शन 8 का मैं वापस उदाहरण ले लेता हूं कि सेक्शन 8 वाली कंपनीज को चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए रखा गया है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम कर लिया जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के अलग था। तो अब वो क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं जिसमें अपन लिख देंगे कि हम ये भी कर सकते हैं, और वो अपन का क्या करेगा, जो अपन ने ट्रांजेक्शन किया उसको नलीफाई कर देगा कि हाँ हमने ये किया है वो एज पर कंपनी के मेमोरेंडम के हिसाब से किया है। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। अगर आपने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट में फेरबदल करना है तो आप प्रोस्पेक्टिवली ही करोगे, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से एप्लीकेबल करोगे। कंपनी में डू एनीथिंग विच इज incidental or consequential upon the object specified and such act will not be ultra virus। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप कंपनी के जो ऑब्जेक्ट है उससे कोई रिलेटेड अपना एक काम कर रहे हो जो कंपनी के ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, तो क्या ये माना जाएगा कि आप कंपनी के जो काम आपने किया है वो अल्ट्रा वायरस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी है, अल्ट्रा वायरस टू द क्लॉज ऑफ द कंपनी है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कुछ किया है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, भले ही वो लिखा नहीं हो सेम टू सेम, बट आपने ऐसा का ऐसा किया है, तो माना जाएगा कि आपने ये एज पर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही काम किया है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये टॉपिक थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि क्या होता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज मेंट टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर एंड द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड एनीवन हु डील्स विद द कंपनी। कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ जो अल्ट्रा वायरस है वो किसको करता है प्रोटेक्ट? कंपनी के शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को। किससे? कंपनी का या फिर कोई भी जो बाहर वाला बंदा कंपनी के साथ में डील कर रहा है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस से और प्रोटेक्ट करता है किसको? बाहर वाले जो भी आउटसाइडर है। अब नीचे एक देखो, एक पूरी एक केस स्टडी लिखी हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कैसे आया, वो देखो आप, कि मतलब इसका जो मेन अच्छी केस स्टडी है कि इसका जन्म एक्चुअली कहां से हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वाज द फर्स्ट enunciate, enunciated by the House of Lords in a classic case, Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie। ओके, अब ये केस स्टडी क्या बोलती है, एक बार ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको समराइज वे में डिस्कस कर लेंगे।
ठीक। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी इन द सेड केस, इस केस में डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट, क्या द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश आर टू मेक, सेल, लैंड और हायर रेलवे प्लान टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। कि जो कंपनी है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? मेक, सेल, लैंड या हायर करना, क्या रेलवे प्लांट, किसके लिए? टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर। अब कंपनी ने क्या किया? द कंपनी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ में एंटर किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट? विद मेसर्स रिचे, ए फर्म ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर। जो किसकी फर्म थी? रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की फर्म थी। और किस कॉन्ट्रैक्ट में? टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन इन बेल्जियम। मींस एक कंपनी थी मेसर्स रिचे, जो क्या काम करती थी? जो रेलवे लाइन बिछाने का, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम में रेलवे लाइन बनाने का काम करती थी। उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आए कि वी विल फाइनेंस यू फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट रेपुडिएशन। बाद में कुछ दिक्कतों के कारण ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी, कि इस दिक्कतों के कारण उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया गया? उसको बीच में ही छोड़ देना पड़ा बाय द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स बीइंग अल्ट्रा वायरस। अब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इस कंपनी की, एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, और सामने वाली पार्टी है मेसर्स रिचे। अब इन्होंने क्या किया? रेपुडिएशन हुआ, मतलब कुछ गड़बड़, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पता चला कि ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ है, अल्ट्रा वायरस है। अब मेसर्स रिचे ने क्या किया? एक केस किया, किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। किस चीज के लिए? डैमेज के लिए। ऑन द ग्राउंड ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो मैं कंपनी क्या करे? मुझे ये डैमेज देने की कृपा करे। एज अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ड, मीन्स ये बोल रहा है एज according to him, the word general contractor in the object clause gave power to the company to enter into such a contract, and therefore it was within the power of the company, more so because the contract was ratified by the majority of the shareholder। ये बोल रहा है कि भैया कंपनी के ऑब्जेक्ट है, वो कंपनी को अलाउ करती है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, तो आप मेरा डैमेज, आप मेरे करे हुए की भरपाई कीजिए। अब कोर्ट ने क्या बोला? हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, की कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी की अल्ट्रा वायरस है, एंड देयरफॉर इसके लिए वो क्या है? नल एंड वॉइड है। द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाज इंटरप्रिटेटेड टू इंडिकेट एज द मेकिंग जनरली ऑफ द सच कॉन्ट्रैक्ट एज आर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। मतलब आपका काम क्या है? आपने अभी ऊपर ऑब्जेक्ट में लिखा कि आप जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? आपने जो आपका ऑब्जेक्ट लिखा था उससे अलग टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। The court held that if every shareholder of the company had been in the room and had said, that is a contract which we desire to make, which we authorize the directors to make, कि सारे अगर डायरेक्टर उस रूम में मिलके भी बोले कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हम करना चाहते हैं, या फिर वो डायरेक्टर करने के लिए फ्री है हमारी तरफ से, स्टिल इट वुड बी अल्ट्रा वायरस, फिर भी ये कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरस होता। सारे सारे शेयर होल्डर भी अगर इस पे एग्री करते, फिर भी एक कंपनी का अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट होता। द शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई सच ए कॉन्ट्रैक्ट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस द ऑब्जेक्ट क्लोज विच बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग। इसलिए बाद में क्या, पार्लियामेंट से वो चीज करने के लिए प्रोहिबिट हो गए। समझ में आया ये केस? लास्ट में क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या इफेक्ट होगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का? सिद्धांत, डॉक्ट्रिन को बोलते हैं सिद्धांत। Whenever Ultra Virus Act has been or is about to undertaken, any member of the company can get an injunction to restrain it from proceeding it with, कि मतलब अगर कोई मेंबर को लगता है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट हो रहा है, अल्ट्रा वायरस कंपनी के
खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, इससे साइड में हो सकता है, रेस्ट्रेन फ्रॉम इट, अपने आप को रेस्ट्रेन कर सकता है। Neither party, even outsider, can sue for the enforcement or specific performance of the such agreement. Reason explained under heading constructive notice. मतलब कोई भी पार्टी इसके लिए sue नहीं कर सकती liability clause। अब अपना MOA का थोड़ा सा ही पार्ट बचा है तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। लाइबिलिटी क्लोज क्या बोलता है कि कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी। Memorandum of the company shall state, in case of the company limited by the share, the liability of the member is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them। ये कंपनी के लाइबिलिटी क्लोज बोलता है कि कोई कंपनी की अगर जो टाइप ऑफ कंपनी है लिमिटेड बाय द शेयर्स है, तो खाली उसकी लाइबिलिटी उतनी होगी जो लिमिटेड अनपेड टू द शेयर्स होगा, जो भी अमाउंट उसने पैसा नहीं दिया है कंपनी को उस तक सीमित होगी। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन ये बताना जरूरी है कंपनी को अपने मेमोरेंडम में। In the case of the company limited by the guarantee, the amount up to which the each member undertaken to contribute, जो ऊपर अपन ने बात पढ़ी थी कि गारंटी के टाइम में वो कितने के लिए लाइबल है, टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप while he is a member or within 1 year after the cease to be the member for the payment of the debt or liability of the company and such debt and liability as may have been contracted before he ceases to be the member as the case may be। मतलब ये बोल रहा है कि कंपनी की मेंबर की लाइबिलिटी अगर उसने शेयर से लिमिटेड गारंटी वाला मेंबर है तो वो क्या होगा, कंपनी है तो उसमें जितना पैसा उसका शेयर का बाकी है उतने के लिए वो लाइबल होगा। अगर गारंटी वाला शेयर लिमिटेड बाय द गारंटी अगर शेयर्स है तो कब तक के लिए लाइबल होगा, जब तक वो मेंबर है तब तक के लिए, तो जितने के असेट के लिए वो होगा लाइबल उतने के लिए होगा वाउंड अप के टाइम में। लेकिन अब अगर मान लो वो मेंबर नहीं रहा कंपनी का, और कंपनी क्या 1 साल के अंदर अंदर ही उसका राम नाम सत्य हो गया, मीन्स कंपनी 1 साल के अंदर ही वाउंड अप हो गई, तो अब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी से छूट सकता है। जब तक वो मेंबर था तब तक रहेगा और 1 साल तक वो लाइबल रहेगा कि 1 साल तक हम आपकी गर्दन को पकड़ सकते हैं, आप कंपनी के लिए लाइबल 1 साल तक रहोगे भले ही आप मेंबर छूट गए हो। टू द कॉस्ट चार्जेस एंड expenses of the wound up for the adjustment of the right of the contributories among themselves। के मतलब जो कंपनी के वाउंड अप के जो भी चार्जेस कॉस्ट लगेंगे तब तक के लिए वो लाइबल रहेगा। अब देखिए ये पॉइंट बोल रहा है कि कंपनी के वाउंड अप के टाइम में दो लिस्ट होती है। कौन कौन सी लिस्ट? शेयर होल्डर हु आर द मेंबर ऑफ द कंपनी आर एट एनी टाइम ऑफ द वाउंड अप आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ए। वो सारे मेंबर जो कंपनी के वाउंड अप के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे लिस्ट ए में आएंगे। दे आर द प्राइमरीली लाइबल फॉर मेकिंग पेमेंट, जो प्राइमरी लाइबल होंगे पैसे चुकाने के लिए टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाउंड अप के टाइम में। लेकिन एक लिस्ट आएगी बी लिस्ट में, कौन से पर्सन होंगे? दोज पर्सन हु वर द मेंबर, जो मेंबर थे ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाउंड अप। ऊपर जो अपन ने बात करी, एक लिस्ट ए होगी जो अभी मेंबर है, एक लिस्ट बी होगी जो पिछले 12 महीनों में मेंबर थे, अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करते बट लेकिन थे। बी लिस्ट contributories are liable to the contribute to the amount realized from the contributories of the list A is not sufficient to discharge the, मतलब ये बोल रहा है ठीक है हम आपको पूरा लाइबल नहीं करते, लिस्ट ए वाले जो मेंबर है उनका पैसा अगर कम पड़ा तो एक काम करेंगे हम आपसे मांगेंगे, अगर उनका पैसा पूरा पूरा हुआ तो आप फ्री हो, अगर उनसे पैसा कम पड़ा तो हम आपके पास में आएंगे। अगला क्लॉज कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है? इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल, किसी कंपनी की अगर शेयर कैपिटल है, द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल स्टेट, जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है वो अपने मेमोरेंडम में क्या स्पेसिफाई करेगी? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, कौन से शेयर कैपिटल के अमाउंट है जहाँ पे जब जितने के लिए कंपनी रजिस्टर्ड हुई, मींस ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है कंपनी की। द डिवीजन देयर ऑफ इनटू द शेयर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट, की मतलब उस कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, उस कंपनी के शेयर कितने हैं, मीन्स है कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की है शेयर की और कंपनी के शेयर 100 रुपए हैं, तो कंपनी की टोटल कितनी हो गई, जो कैपिटल है वो हो गई 1000, तो उसको आप डिवीजन लिखोगे कि 100 शेयर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर है। द नंबर ऑफ द शेयर
which the subscriber to the memorandum agrees to subscriber which shall not be less than 1 share, कि वो भी आप शेयर बताओ जो कंपनी का हर एक सब्सक्राइबर आपके शेयर कैपिटल में से रखेगा, आपके शेयर कैपिटल पर उसका अधिकार होगा, कम से कम हर सब्सक्राइबर के पास में एक शेयर होना ही चाहिए। अब सब्सक्रिप्शन को क्लॉज क्या बोलता है? सिंपल है, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शेल स्टेट क्या स्टेट करेगी? नंबर ऑफ द शेयर ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट इज नेम इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलता है कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें हर एक सब्सक्राइबर है वो कितने शेयर खरीद के रखेगा, उसका कितना इंटेंशन है, वो भी आप अपने क्लोज में दे दो। नॉमिनेशन क्लॉज, 1% कंपनी का कल अपन ने पढ़ा है, ये जो क्लॉज है ओपीसी के लिए एप्लीकेबल है कि आपके नॉमिनी का क्लॉज भी होना चाहिए कि आपका नॉमिनी कौन होगा, कैसे होगा, और एक ही होगा। अब क्लॉज अपन ने पढ़ लिए, कितने कितने क्लॉज थे, इजीली अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में पढ़े अपन ने। कितने क्लॉज है मेमोरेंडम के? मेमोरेंडम क्या है? कंपनी का चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें क्लोज है कि जो कंपनी के बारे में बताएगा कि आउटसाइडर कंपनी को किस रूप में देखेंगे, जिसमें नेम क्लोज होगा, कंपनी के नाम के बारे में बताएंगे, कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, कंपनी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होगी, शेयर्स जो शेयर होल्डर्स है, कैपिटल कितनी है, ऑथराइज है, सब्सक्राइब्ड है, जो भी है उसका डिवीजन है कि कितने शेयर हैं, कितनी फेस वैल्यू है, एसोसिएशन क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज एंड नॉमिनेशन क्लोज। अगला पॉइंट क्या है? फॉर्म एंड शेड्यूल रिलेटेड टू मेमोरेंडम। देखो, एमओए एओए के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो स्पेसिफिकली अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग एमओए एओए के फॉर्म्स होते हैं, जिसमें एमओए एओए के फॉर्मेट्स होते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल बी रेस्पेक्टिव इन रेस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल, कि कौन से फॉर्म्स में होते हैं। टेबल ए में कौन सी कंपनी होती है? लिमिटेड बाय द शेयर वाली कंपनी टेबल ए में होती है। टेबल बी में एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी एंड नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन वो लिमिटेड बाय द गारंटी है। एमओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी एंड हैविंग द शेयर कैपिटल। और टेबल डी कौन सी होती है? एमओए ऑफ द कंपनी अनलिमिटेड एंड हैविंग द शेयर कैपिटल। और टेबल ई कौन सा होता है? एमओए ऑफ द कंपनी अनलिमिटेड एंड नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल। 5 तरह की टेबल फॉर्मेट है जिसमें कंपनी के एमओए होने चाहिए। पहला, जो कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर है। टेबल बी और सी लिमिटेड बाय द गारंटी है। और बी कौन सा? जिसका गारंट जिसके शेयर कैपिटल नहीं है। और सी कौन सा? जिसकी शेयर कैपिटल है। टेबल डी, जिसकी शेयर कैपिटल है लेकिन अनलिमिटेड है। और ई कौन सा? जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो टॉपिक है उसको अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है कि एमओए तो क्या है? कंपनी का चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कंपनी के जो आउटसाइडर्स है वो कंपनी को किस रूप में देखेंगे, कंपनी की कौन कौन सी डिटेल्स होगी जो आउटसाइडर्स देखेंगे कि ये कंपनी की डिटेल्स है, और जो कंपनी का मेमोरेंडम जो डॉक्यूमेंट है वो बताएगा। अब कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट भी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? AOA of the company contain internal rules and regulation। क्या होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? कंपनी के इंटरनल रूल रेगुलेशन होते हैं। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेमोरेंडम एंड टुगेदर गिव इफेक्ट टू द चार्टर ऑफ द कंपनी। मतलब ये क्या होते हैं? ये एमओए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एमओए की हेल्प करने के लिए काम आते हैं। मान लो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ गए होंगे। आर्टिकल एस्टेब्लिश ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर एंड बिटवीन द मेंबर इंटर से। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो कंपनी के मेंबर्स हैं या फिर मेंबर्स का आपस में रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं।
दिस कॉन्ट्रैक्ट गवर्न द ऑर्डिनरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंसिडेंटल टू द मेंबरशिप, जो किसको गवर्न करते हैं, जो शेयर होल्डर्स की या फिर मेंबर्स की जो राइट्स है उसको गवर्न करते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आएगी? आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शेल कंटेन, क्या क्या चीजें आएगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सच मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब। However, a company may also include such additional matter in its article as may be considered necessary for its management. सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि आर्टिकल्स में क्या होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट का रेगुलेशन कैसे होगा, और इससे रिलेटेड अलग कोई बात हुई तो। अब प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट, क्या होता है एंट्रेंचमेंट? पहले इसको आप पढ़ो फिर अपन बात करते हैं। यूजुअली AOA may be altered by passing special resolution, but entrenchment makes it more difficult to change the article. अब मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जब आप छोटे थे, हम सभी छोटे थे, ठीक है, तो क्या करते थे, बाहर खेलने जाते थे। जब अपन खेलने जाते थे तो अपन को मम्मी बोल के भेजती थी घर के आगे आगे ग्राउंड में ही खेलना, या फिर घर की गली में, इससे आगे नहीं जाना है तेरे को, और अगर इससे आगे गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। ओके, ये बात सबको बोलिए। अब मान लो बाहर आपका फ्रेंड आया, कि अपन एक काम करते हैं, अपन उस फ्रेंड के घर चलते हैं, वहां पे अपन क्या करेंगे, वहां पे अपन क्रिकेट खेलेंगे। ओके, क्रिकेट खेलेंगे। अब क्या, मम्मी ने क्या बोला कि मेरे से बिना पूछे अगर कहीं गया तेरी टांगे तोड़ दूंगी, ध्यान रखना। अब दोस्त ने बोल दिया कि क्रिकेट खेलना है, अब क्रिकेट भी खेलना है, मम्मी ने भी बोला है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे अब क्या हो गया, एक लिमिट तक तो आपके पास में परमिशन थी कि आप गली में खेल सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाहर हालांकि उस बच्चे को क्रिकेट खेलना अलाउड है, लेकिन उसको खेलना अलाउड है, लेकिन मम्मी ने क्या बोला, नहीं जाना, तो अब मम्मी के परमिशन के बिना वो नहीं जा सकता ना। यही बात क्या बोलता है, यही बात कंपनी के आर्टिकल्स बोलते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप एक काम करना, थोड़ा बहुत आप ऑल्ट्रेशन करके आप कर सकते हो, कि आप कंपनी में काम करना, मेरे कोई भी चेंज करना हो, मेरे से कोई भी परमिशन लेनी हो, आप एक काम करना, कंपनी में एसआर पास करना और कर देना। लेकिन अगर आप घर की गली से बाहर गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मम्मी के पास में, मम्मी से करनी पड़ेगी मिन्नतें आपको। वो मिन्नतें करने के बाद में भी आपको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी आपको नहीं पता है। तो उसी तरह में कंपनी में क्या है, आपको बियॉन्ड दी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीजें अगर मैं करूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल एक प्रोसेस का फॉलो अप करना पड़ेगा। अब देखो इसको पढ़ो। यूजुअली द एओ में बी ऑल्टर्ड, ये बोल रहा है कि एक एओ है वो कंपनी के एसआर के थ्रू एसआर पास करके आपका क्या कर सकते हो, कंपनी के आर्टिकल्स में चेंज कर सकते हो, लेकिन एंट्रेंचमेंट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू चेंज द आर्टिकल। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके आर्टिकल्स को चेंज करने नहीं देती, इजीली चेंज नहीं करने देती। ये नहीं बोल रहा कि चेंज ही नहीं कर सकते, इजीली आप चेंज नहीं कर सकते। द आर्टिकल मे प्रोवाइड दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन कंटेन इन इट may be altered only if conditions that are more restrictive or harder than those applicable in the case of the special resolution are met or complied with। आपको आपकी मम्मी ने बोला कि तू घर के बाहर ग्राउंड में कितना भी खेल, मैं तेरे को घर के अंदर नहीं बुलाऊंगी, लेकिन आप मम्मी के पास में गए, मम्मी मैं उस फ्रेंड के साथ उसके घर पे खेलने जा रहा हूं, तो मैं जाऊं, मम्मी काफी देर तक आपको नहीं जाने देगी, फिर क्या करेगी, आपको बोलेगी ठीक है जा, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर घर पे आ जाना, अगर नहीं आया तो ध्यान रखना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। समझ में आया आपको?
उसी तरह ये प्रोविजन बोलता है कि सिंपल चीजें आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीजें आपको करनी है तो आपको भी पता है वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी वो करने के लिए, तो ये चीज लाने के लिए क्या प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट लाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैनर ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, कि ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है वो कैसे आता है। प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट, प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट शेल ओनली बी मेड ईदर, कब कब प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट लागू होता है, ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल एग्रीड टू। या तो आप अपनी कंपनी को फॉर्मेट कर रहे हो तब आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपने आर्टिकल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके सारे मेंबर्स का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो एग्री होंगे। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी में आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। और पड़ोस वाली आंटी को भी सब जानना है, ठीक है, हर बात उनको जाननी है, तो पड़ोस की आंटी को भी बताना पड़ेगा भी हमने क्या किया है, आर्टिकल्स में चेंज किया, गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इंक्लूडेड इन द आर्टिकल इन एसपीआईसी 1 अलोंग विद, मतलब ये फॉर्म दे रखा है एनसी 32 में एट द 2014 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड इन केस ऑफ द, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है इन द फॉर्म एमजीटी 14 विद इन 30 डेज, 30 दिनों में फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रेंचमेंट ऑफ द आर्टिकल्स अलोंग विद द फीस एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रूल 2014। मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम में अगर आपको ऐसा कुछ रूल प्रोविजन चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में करना है तो आपको सारे के सारे या तो मेंबर आप जो मेंबर है प्राइवेट कंपनी के वो एग्रीड हो, या फिर पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास कराना पड़ेगा, एंड पड़ोस वाली आंटी को भी आपको बताना पड़ेगा। अब जिस तरह एमओए के कुछ फॉर्म्स थे उसी तरह एओए के भी कुछ फॉर्म्स है, वो थे फॉर्म ए टू ई, ये कहाँ है, फॉर्म एफ टू जे। The articles of the company shall be respective forms specified in the table F, G, H, I, J in the Schedule 1 of the Act as specified in the figure and called model forms। ठीक है, और ये देख लो आप, टेबल एफ किसकी है, ए ऑफ कंपनी बाय लिमिटेड बाय द शेयर, ए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, लिमिटेड बाय द गारंटी जिसकी शेयर कैपिटल है, अनलिमिटेड है जिसकी शेयर कैपिटल है, अनलिमिटेड है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है। अब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, अभी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, इसको अपन बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके अपन इसको समझेंगे। क्या बोल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या है सर ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट, क्या क्या बोल रहे हैं ये। बोथ द डॉक्ट्रिन कैरीज द काउंटर इफेक्ट टू द ईच अदर, एक दूसरे का काउंटर इफेक्ट करते हैं। Doctrine of the constructive notice put onus on outsider to aware of what is stated in MOA and AOA, whereas doctrine of indoor management protects the outsider from internal irregulations। देखो सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो डॉक्ट्रिन है वो क्या करता है कि एक आउटसाइडर पे एक, मतलब मैं बोल ऑनस डालता है, एक आउटसाइडर पे क्या करता है, ये लाइबिलिटी डालता है कि एमओए और एओ में कंपनी के आर्टिकल्स में जो जो लिखा है वो क्या है उसको पता है। वेयर इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, एक आउटसाइडर को, कि कंपनी में अगर इंटरनल कुछ इरेगुलरिटीज है उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। वो कैसे करता है इसको अपन डिटेल डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। देखो, एनंशिएशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव
constructive notice. All those who are the dealing with the company deemed to aware of what is stated in the MOA and AOA in its true perspective, because both these document are public document. अब देखो, अगर मान लो एक मैं एग्जांपल लूं, अगर आपने क्या किया, आप एक शर्ट परचेज करने के लिए इसमें गए यूएस पोलो के शोरूम में। आपने एक शर्ट परचेज करना था, आप यूएस पोलो के शोरूम में गए और आपने बोला कि एक अच्छा सा शर्ट दो, और उसने एक अच्छा सा शर्ट आपको निकाल के दे दिया। बढ़िया। अब आपने क्या बोला कि भैया आप मेरे को ये बात बताओ कि इसका टेलर कौन है, इस शर्ट को किसने सिला है, फिर आप बताओ इस शर्ट को पैक करके कौन लाया आपके यहाँ पे, फिर आप बताओ इस शर्ट पे प्राइस टैगिंग किसने करी। कंपनी वाला क्या बोलेगा, जो शोरूम में आप गए हो वो आपको क्या बोलेगा, पहली फुर्सत में निकल, यही बोलेगा अगर आप इतनी हवाबाजी करोगे तो। क्यों? आपको शर्ट चाहिए, आपको शर्ट मिल रहा है, आपको क्या मतलब है कि इस शर्ट की टेलरिंग किसने करी, इस शर्ट की टैगिंग किसने करी, या फिर ये शर्ट कहां से आया। अगर आप यूएस पोलो का शोरूम का बोर्ड देख के यूएस पोलो के शोरूम में एंटर करे हो, तो ये चीज तो अजम्पशन है कि ये एक ब्रांडेड शर्ट होगा, इसकी स्टिचिंग अच्छे से करी होगी, इसकी टैगिंग जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। उससे आप क्या कर लोगे? या फिर अगर मान लो आपको इंस्टीट्यूट का कोई भी, मान लो इसी चैप्टर का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है अपने इंस्टीट्यूट के बीओएस साइट से, और ये बीओएस साइट से आपने डाउनलोड करके अब आप सवाल उठा रहे हो कि इसकी जो प्रिंटिंग किसने करी, इसकी राइटिंग किसने करी, और इसके ये सेक्शन किसने लिखे। अब इससे आपको क्या मतलब है कि ये किसने करा? आपको जो कंटेंट चाहिए था वो मिल रहा है। अब आप इस पे क्या कर सकते हो, अब आप इस पे क्वेश्चन उठा सकते हो क्या कि ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो सबको अवेलेबल है, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका है और आपके लिए स्पेसिफिकली कोई रूल लागू नहीं होता है। ये मान लिया जाएगा कि अगर आईसीएआई ने अपना जो बुक है वो अपलोड किया है कहाँ पे, अपने बीओएस की साइट पे, तो सारों के पास में वही सेम सेक्शन की डिटेल होगी जो आपके पास में होगी, और उसमें जो लिखा है वो सही होगा, और आईसीए ये मानेगा कि एक सीए इंटर का स्टूडेंट जो एग्जाम देने के लिए बैठा है सारा कोर्स करने के बाद में, वो पढ़ के ही बैठा है। अब आप बोलो कि मैंने तो एग्जाम दिया, मैंने बिना पढ़े दिया, ये मेरी गलती नहीं थी, मैं फेल हो गया, तो ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो, आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने वो सिलेबस कंप्लीटली पढ़ा है, इसीलिए आप एग्जाम में बैठ रहे हो। उसी तरह ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि कुछ जो कंपनी के डॉक्यूमेंट है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे। अगर आपने आलस से वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने चाहिए थे, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और अगर आप डील कर रहे हो तो हम ये मानेंगे कि आपने वो पढ़े हैं, भले ही आपने पढ़े नहीं पढ़े वो आपके ऊपर है, बट आप अगर डील कर रहे हो तो डेफिनेटली इट वुड इट विल बी assumed that you have read all the provisions of MOA and AOA of company। ठीक है, अब इस पे अपन आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। एनंशिएशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
The doctrine of the constructive notice is based on the rule laid down in Ernest and Nicholas. It was held for the first time that any person who is dealing with the company is deemed to be the familiar with the contents of all the public document of the company. मतलब कोई भी पर्सन अगर कंपनी से डीलिंग कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसने कंपनी से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने पढ़े हैं. The memorandum and articles of association of every company are registered with the registrar of the companies. The office of the registrar is public office. Hence, the memorandum and the articles become public document. It is therefore the duty of the person dealing with the company to inspect its public document and make sure that his contact is in conformity with the provisions. ये बोल रहा है कि कंपनी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम और आर्टिकल वो रजिस्ट्रार को फाइल किए. रजिस्ट्रार वो एक पब्लिक ऑफिस है और उसने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर रखे हैं. अब आप एक कंपनी की डीलिंग कर रहे हो तो बेसिकली ये माना जाएगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो आपने डीलिंग करते टाइम में कहीं ना कहीं से पढ़े हैं, उसके बाद ही आप डीलिंग कर रहे हो. सिंपल सी बात है. एज ऑब्जर्व बाय द लॉर्ड हाथरले वेदर ए पर्सन एक्चुअली रेड देम और नॉट. ये क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट. ही इज टू द सेम पोजीशन एज इफ ही रेड देम. अगर आप अपना सीए इंटर का एग्जाम देने बैठे हो तो आपको भी वही माना जाएगा कि आपने सिलेबस पढ़ के ये एग्जाम में बैठे हो, और जो रैंकर होगा उसको भी एज्यूम किया जाएगा एग्जाम देते टाइम में कि ये भी पूरा सिलेबस पढ़ के आया है. ठीक है, जो जो एग्जाम देने बैठ रहा है उसको सबको एज्यूम माना जाएगा उनका सबका कि ये अपना सिलेबस पढ़ के एग्जाम देने के लिए बैठे हैं. उसी तरीके से अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो आपको सेम उस पोजीशन पर माना जाएगा जिस पोजीशन पर एक कंपनी का डॉक्यूमेंट पढ़ने वाला बंदा है. नाउ, अब इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. इसका क्या इफेक्ट होता है? एवरी पर्सन shall be presumed to know the contents of document understood them in a true perspective. सेम बात ये वापस बोल रहा है. Absence of the notice of the MOA and AO cannot excuse to claim relief to outsider even if the party dealing with the company does not have the actual notice of the content of these documents. It is presumed that he has an implied notice of them. अगर आपके पास में उस पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके पास में भले ही नोटिस हो नहीं हो, लेकिन वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, इसलिए ये माना जाएगा कि आपने पढ़ा है ये डॉक्यूमेंट. सिंपल. अब इससे रिलेटेड एक क्रिटिसिज्म भी है. क्रिटिसिज्म क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अनरियल डॉक्ट्रिन. कि ये एक अनरियल डॉक्ट्रिन है. पीपल नो ए कंपनी थ्रू इट्स ऑफिस नॉट थ्रू द डॉक्यूमेंट. एक कंपनी के जो कोई भी आउटसाइडर्स है वो कंपनी को या तो उसके ऑफिस से जानते हैं या फिर कंपनी की ब्रांच या कोई एस्टेब्लिशमेंट से जानते हैं, ना कि उसके डॉक्यूमेंट से. सिंस इट डज नॉट टेक द नोटिस ऑफ द रियलिटीज ऑफ द बिजनेस लाइफ हैज कॉज्ड इनकन्वीनियंट फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन. टू इलस्ट्रेट वेयर द डायरेक्टर्स and other officers of the company were empowered under the articles to exercise certain powers subject to only a certain prior approval or sanction of the shareholder. It is difficult for the outsider to ascertain whether necessary sanction and approval have been obtained before certain officer exercises power or not. ये बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर को या फिर बाहर के आउटसाइडर को कैसे पता होगा कि जो डायरेक्टर ने जो भी एक कदम उठाया है वो आफ्टर एन अप्रूवल ही उठाया है. Therefore, to mitigate such a situation, those dealing with the company can assume that if the director or other officer are entering into those transactions, they would have obtained the necessary sanction. इसके लिए क्या आया? डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट. कि इसका क्रिटिसिज्म आया तब जाके एक और डॉक्ट्रिन आया जिसको क्या बोला? डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट. मतलब कंपनी ने तो अपना पत्ता साफ कर लिया, कंपनी ने तो अपना चरित्र साफ कर लिया कि हम ये मानेंगे कि दीज आर द डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और आप डील कर रहे हो कंपनी के साथ में, तो आप ये माने जाओगे कि आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़े. लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आपने कुछ काम कर लिया. अब
आउटसाइडर को क्या पता चलेगा कि आपको जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने थे वो आपने करे हैं नहीं करे। हो सकता है आपने फ्रॉडुलेंटली कुछ ऐसी चीजें कर ली हो जिसकी वजह से आप आपके ऊपर आउटसाइडर शेयर होल्डर ने, डेटर्स ने, क्रेडिटर्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट के बेस पर उनको नुकसान हुआ। तो ये नुकसान को ये इस चीज इस लूप होल को ध्यान में रखते हुए क्या लाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट, जो किसको प्रोटेक्ट करता है, जो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है वो देखो। एसेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट: the people who are dealing with the company are entitled to presume that the internal proceedings and requirement are duly met। कि जो पर्सन आउटसाइडर है जो कंपनी के साथ में डील कर रहा है वो ये प्रिज्यूम करेगा खुद से कि जो कंपनी के अंदर जो सारी चीजें हो रही है वो एज पर रिक्वायरमेंट्स, एज पर कंपनीज एक्ट ही हो रही है। Enunciation of doctrine of indoor management: the doctrine of indoor management was the first laid down in the case of the Royal British Bank versus Turquand। कौन सा केस है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। जिसमें क्या हुआ था? The director of the company were authorized by the article to borrow on the bonds such sums of the money as should from time to time by resolution of the company in general meeting. The authorized be authorized to be borrowed. The director gave a bond to the Turkwan without the authority of the such resolution. The question arose whether the company was liable to the bond. Held the company was liable to the bond, the Turkwan was entitled to assume that the resolution of the company in general meeting had been passed। चलो छोड़ो, इतना लंबा आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि क्या हुआ था। जो एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी? टर्कवान। रॉयल ब्रिटिश बैंक, उसने क्या करा? उसने क्या करा? एक प्रोसेस होती है जिससे कंपनी क्या करेगी, अब कुछ पैसा है वो बोरो कर सकती है। एक कंपनी एक दूसरी कंपनी से क्या कर सकती है? बॉन्ड इश्यू करके क्या कर सकती है? पैसा ले सकती है। अब क्या हुआ? उन्होंने ये काम कर लिया, बॉन्ड इश्यू कर दिया और पैसा भी ले लिया। लेकिन रिक्वायरमेंट ये थी कि इसके लिए आपको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराना होगा। और बोर्ड ने क्या करा? विदाउट एनी रेजोल्यूशन क्या कर लिया? बॉन्ड इश्यू कर दिया और क्या कर लिया? पैसा ले लिया। अब जब पैसा वापस लेने की बारी आई तो क्या क्या हुआ कि डायरेक्टर्स बोले कि हमने तो कंपनी पॉलिसी फॉलो ही नहीं करी, हमने तो रिजोल्यूशन अप्रूव ही नहीं कराया, तो हम इस चीज के लिए लाइबल ही नहीं है। अगर हमने बीच की प्रोसेस छोड़ दी, रिजोल्यूशन पास नहीं कराया, मतलब हमको किसी ने ऑथर ही नहीं किया ये बॉन्ड, तो हमने जो ये ट्रांजैक्शन किया है वो लीगल है ही नहीं। और हमने ये माना है कि आपको सारी चीजें पता थी, ठीक है, आप पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, सामने वाली पार्टी तो गर्त में गई। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करा गया? इंडोर मैनेजमेंट लाया गया कि भले ही आपने कुछ प्रोसेस फॉलो करी हो या नहीं करी हो, लेकिन एज पर प्रोविजन जो आपको फॉलो करना है वो मान लिया जाएगा कि आपने फॉलो करा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं इंडोर मैनेजमेंट का, घर का एग्जांपल आपका। आपको अपने पापा से पैसे चाहिए थे, ठीक है, आपको अपने पापा से पैसे चाहिए, लेकिन आपको पता है अगर आपने पापा से पैसे मांगे तो आपको लात घूसों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा? आप अपनी गए मम्मी के पास में, मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए। और मम्मी के फाइनेंसर कौन है? मम्मी के फाइनेंसर है पापा। अगले दिन सुबह आपके हाथों में पैसे आ गए। क्या आ गए? पैसे आ गए। आपने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आपने ये पैसे कैसे लिए?
मम्मी ने बोला, इससे तेरे को कोई मतलब नहीं है, तुझे पैसे चाहिए थे, तुझे अपने पैसे मिल गए, ठीक है, ये पैसे कैसे आए, उससे तुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मम्मी और पापा का इनडोर मैनेजमेंट क्या हुआ, ये आपको अज्यूम करने के लिए किसने कहा, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं कहा, आपका अपना काम हुआ, आपको पैसे मिल गए, ठीक है, और उनका भी काम हो गया। यही सेम चीज इनडोर मैनेजमेंट वाला ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि आपने अगर कंपनी के साथ में कोई भी काम करा, भले ही आपने ये चीज फॉलो करी नहीं करी, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि आपने वो प्रोसेस फॉलो करके ही ये काम करा है। सिंपल सी चीज है। रैशनल क्या है, अब इसका रैशनल मीन्स क्या, इसके पीछे का लॉजिक है, व्हाट हैपेंस इंटरनली इन ए कंपनी इज नॉट ए मैटर ऑफ द पब्लिक नॉलेज। एक कंपनी के अंदरूनी क्या बातें होती है, ये पब्लिक को जानने से कोई मतलब नहीं है। एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशन ऑफ द कंपनी बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन ही इज नॉट प्रिवी टू। If not the doctrine, the company could escape creditors by denying the authority of the official to act in its behalf। कि मतलब ये क्या, कि आपको मतलब नहीं है पब्लिक को कि हमारे कंपनी के अंदर क्या होता है, लेकिन ये चीज बाहर के आउटसाइडर को घाटा भी तो दे सकती है ना। तो इसके लिए ये डॉक्ट्रिन लाया गया कि कंपनी के अंदर जो कुछ भी होता है, आप मान लो वो एज पर कंपनीज एक्ट होता है, और अगर कंपनी ने कुछ किया तो हम ये मानेंगे कि ये सारा का सारा एज पर कंपनीज एक्ट हुआ है, और अगर इसके बीच में कुछ भी मिसिंग है तो उसके लिए कंपनी को हम लाइबल कर सकते हैं। ओके, सिंपल। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे इंडोर मैनेजमेंट को अपन अप्लाई नहीं कर सकते। कौन कौन सी बातें हैं? रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द आउटसाइडर। कि एक इंडोर मैनेजमेंट की रिलीफ है वो आउटसाइडर कब कब नहीं मान सकता, इन इन चीजों में। Knowledge of irregularity. In case of the outsider has the actual knowledge of the irregularity within the company, the benefit under the rule of the indoor management would no longer be available. In fact, he she may well be considered part of the irregularity। मतलब आप खेल खेल रहे हो, कौन सा छुपन छुपाई, आपको पता है ये यहाँ पे छुपा हुआ है, जैसे ही बाहर आया पीछे करा थब्बा। इसका मतलब आपको पता था कि ये बंदा यहाँ पर है, और उसके बाहर आते ही आपने उसको पकड़ लिया। तो आप ये नहीं मान सकते कि अगर आपको कुछ चीजें कंपनी के अंदर क्या गलत हो रहा है उसकी इरेगुलरिटी के बारे में पता था, फिर भी आप इंडोर मैनेजमेंट का फायदा उठाना चाहते हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको अगर इरेगुलरिटी का पता है तो आप बताओ, आप कंप्लेंट करो, लेकिन आप बाद में कहोगे कि मेरे को पता था फिर, लेकिन मेरे को इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी पता था, तो आप पहले इरेगुलरिटी का बताओ। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट तभी अप्लाई होगा जब आपको पता ही नहीं है। नेग्लिजेंस, if with a minimum of the efforts the irregularities within a company could discover, the benefit of the rule of the indoor management would not apply। The protection of the rule is not available where the circumstances surrounding the contract are so suspicious to invite inquiry। The outsider dealing with the company does not make the proper inquiry। मतलब कि आप एक आउटसाइडर हो, ठीक है, आपने डीलिंग करी, लेकिन एक्चुअल में जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी एटलीस्ट आपने वो भी नहीं करी, तो आप डेफिनेटली आप ही लाइबल होंगे ना, कि आप नेग्लिजेंट हो कंपनी से डीलिंग के लिए। उसके बाद में फोर्जरी। फोर्जरी, the rule does not apply where a person relies upon the document that turns out to forge, since nothing can violate forgery। A company can never be held bound for the forgery commitment by the ऑफिसर। उन्होंने धोखाधड़ी करी है तो उसमें इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए फिर अलग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। वेयर द क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी।
where the precondition is required to be fulfilled before company itself can exercise a particular power in such a the act done is not merely ultra virus the director officer but ultra virus to the company itself. ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है। आई थिंक मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की भी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपने पास में कितने सेक्शन बचे हैं? आई थिंक एक, दो, ऑल्ट्रेशन, आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन, ये बचा है। दो ये सेक्शन देख लेते हैं अपन, सेक्शन 6 और सेक्शन 10। क्या बोल रहे हैं सेक्शन? एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स एटसेट्रा, कि अगर मेमोरेंडम आर्टिकल को ओवरराइड करा तो क्या होगा? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall have overriding effect to the provision contained in, मतलब प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस हैं। आपने मान लो कुछ अपने कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ऐसे डाल दिए जो कंपनीज एक्ट से भी बियॉन्ड जाते हैं या उसके ही खिलाफ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भले ही आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो आपकी कंपनी को कुछ चीजें करने के लिए परमिट करते होंगे, लेकिन आप कंपनीज एक्ट से ऊपर नहीं जा सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम के ऊपर प्रिवेल तो कंपनीज एक्ट ही करेगा। इसलिए क्या बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ दिस हैड्स द ओवरराइडिंग इफेक्ट, उसके ओवरराइड इफेक्ट होगा टू प्रोविजन कंटेन इन मेमोरेंडम आर्टिकल्स एग्रीमेंट रिजोल्यूशन पास्ट। अगर आपके मेमोरेंडम, आपके आर्टिकल्स, आपका रिजोल्यूशन या फिर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है, उन सब में अगर कोई भी लॉ अगर कुछ और बोल रहा है तो आपको पहले फॉलो उस लॉ को करना पड़ेगा, उस सेक्शन के प्रोविजन को करना पड़ेगा। वेदर द सेम एज रजिस्टर्ड एग्जीक्यूटेड, भले ही वो आपने आरओसी को फाइल कराया है, आपने रजिस्टर कराया है या फिर आपने कंपनी में पास कराया है। अगला सेक्शन, इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। When a memorandum and article got registered, it shall bind to a signatory thereof, कि जब एक आर्टिकल और मेमोरेंडम साइन हो जाता है, मींस रजिस्टर हो जाता है, तो किस किस पे बाउंड हो जाता है? मेंबर टू द कंपनी, तो एक मेंबर कंपनी के लिए लाइबल हो जाता है, कंपनी मेंबर के लिए लाइबल हो जाती है, मेंबर अपने दूसरे मेंबर्स के लिए लाइबल हो जाता है, एक दूसरे के लाइबल हो जाते हैं। कौन? कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होने के बाद में। अब एक सेक्शन है ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, ये कंपनी का नाम का रेक्टिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कंपनी। कुछ टॉपिक, 3-4 सेक्शन और बचे हैं, ये अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? अपन ने कंप्लीट किया है सबसे पहले तो ये मेमोरेंडम का क्लोज है। उससे पहले अपन ने एक सेक्शन किया था, नहीं यही किया था, एओए कंप्लीट आपका, जिसमें बताता है कि मेमोरेंडम क्या चीज है। ठीक है, मेमोरेंडम में कौन कौन से क्लोज होते हैं, कंपनी के 5 क्लोज होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस चीजों को अपन को फॉलो करना होता है। ठीक है, और उसके बाद में उसके फॉर्म्स कौन से होते हैं। उसके बाद में अपन ने डिस्कशन करा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, जिसमें अपन ने प्रोविजन एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन पढ़ा। उसके बाद में अपन ने इंडोर मैनेजमेंट का, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। ठीक है, एंड उसके बाद में कि प्रोविजन है जो कंपनीज एक्ट है वो सब पे ओवरराइड करेगा, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। और एक कोई भी डॉक्यूमेंट साइन रजिस्टर होने के बाद में एक दूसरे के लिए आप लाइबल हो जाओगे। तो ये है, अगला जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे पूरा कंप्लीट। ये जो लेक्चर है ये कंप्लीटली आपको अवेलेबल मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ो। इसके जो नोट्स है वो भी आपको, इस चैप्टर के नोट्स है वो भी टेलीग्राम चैनल पे आप नीचे लिंक में जाओ और प्रिंट निकालो, ऑनलाइन पढ़ो या अपने खुद के नोट्स बनाओ।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे।